हाँ, अब हम लोग जो फार्मूले हैं इस चैप्टर फर्स्ट के, वो अब हम देखेंगे। लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं, एक दो टॉपिक रह गए होंगे, तो वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो हमने पढ़ाई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो हमारा फार्मूला है, देखो इस चैप्टर क्या है तुम्हारे, विद्युतावेशिता क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो क्वांटाइजेशन का है। लिखा है क्वांटाइजेशन डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है हिंदी में परमाणुकरण आवेश की असतत प्रकृति। इस प्रकृति में या इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि जो चार्जेस होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, मतलब इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू जैसे किसी भी मटेरियल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा वो कभी भी पॉइंटेबल वैल्यू नहीं रखेगा, मतलब वो रेशनल नंबर में नहीं होंगे। ठीक है, परमे नंबर में नहीं होंगे, फ्रैक्शंस नहीं होंगे। तो लिखा हुआ है Q बराबर NE। ठीक है, यहाँ पर Q बराबर NE जो लिखा हुआ है ये मैं बता भी चुका हूँ। Q बराबर NE, यहाँ पर N की वैल्यू क्या है 1, 2, 3। तो अगर मटेरियल में Q नेट निकालेंगे तो होगा क्या, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये फार्मूला ड्राइव कराया गया था। ठीक है, क्योंकि चार्जेस जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, वो पूर्णांक में होंगे, इंटीजर्स में होंगे। दूसरा फार्मूला है तुम्हारा कूलॉम्स लॉ का। कूलॉम्स लॉ क्या कह रहा है, F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर K क्या होता है, ये होता है तुम्हारा कांस्टेंट। ठीक है, ये कूलॉम कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक, और इसको इसकी जो न्यूमरल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और इसकी जो न्यूमरल वैल्यू होती है वो होती है 8.845 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर इतना? ओके, अब इसका जो वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर का जो हम डेरिवेशन करा चुके हैं उनको क्लास में, वो है F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल ऑफ क्यूब, और ये डायरेक्शन है R⁻²1। ठीक है, तो ये Q1 Q2 क्या है, इसमें जो वैल्यूज़ होंगी, जो माइनस होगी या प्लस होगी, वो मॉड ले लोगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही रखोगे इसमें। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ये है तुम्हारा फोर्थ फार्मूला, जिसमें लिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत स्थिरांक या सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक, और ये होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, या फिर इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको KR भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये होता है एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर होता है, F0 अपॉन FM। अब ये चीज़ें हैं क्या, ये एप्सिलॉन M जो है, ये जो परावैद्युत स्थिरांक है, ठीक है, ये मीडियम में है, मतलब दो चार्जेस कहाँ पर रखे होंगे, मीडियम में रखे होंगे, तब वहाँ पर एप्सिलॉन M लिखोगे। अगर वो फ्री स्पेस में रखे हैं, ठीक है, निर्वात में रखे हैं, तो वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो फोर्स है ये कूलॉम फोर्स है, जो फ्री स्पेस में है वो F0 होता है, अगर मीडियम में रखे हुए चार्जेस उस पर लगने वाला फोर्स होगा वो FM होगा। ठीक है, तो इनमें जो रिलेशन है वो यहाँ पर बताया गया है कि KR किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जो बराबर होगा F0 और FM के। क्लियर, इसका यूज़ हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। अब बात आती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो मिलकर किसी एक चार्ज पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं बहुल आवेशों के बीच बल। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने बताया भी है, जैसे Q1 है तुम्हारे पास। ठीक है, तो Q1 पर 3 फोर्स लग रहे हैं, 3 चार्जेस का फोर्स लग रहा है, जैसे Q2 भी इस पर फोर्स लग रहा है, Q3 भी इस पर फोर्स लगा रहा है, और Q4 भी इस पर फोर्स लगा रहा है। तो Q नेट जो इस पर F नेट होगा वो कितना होगा, वो लिखोगे तुम F नेट बराबर F1 F2 F3। और मान लो बहुत सारे चार्जेस हैं, वो सारे चार्जेस Q1 पर लगा रहे हैं फोर्स, यहाँ पर Q5 है, इसी तरीके से Q6 हो जाएगा, सो ऑन Qn हो जाएंगे। तो टोटल फोर्स जो इस चार्ज पर लगेगा वो F नेट लगेगा, F1 F2 F3 सो ऑन FN तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसका भी यूज़ न्यूमेरिकल में करेंगे तब समझ में आएगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो F बराबर होता है QE। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे, ये इमेजिनेशन कैसे करोगे, इसकी इमेज कैसे बनेगी। यहाँ पर देखो, ये मान लो कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज पर लगेगा फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, कब लगेगा, जब ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। ठीक है, या ये चार्ज अगर निगेटिव नेचर का होता तो क्या होता, ये इसको अट्रैक्ट करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर होती, इस साइड में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जब भी फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लगेगी होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज ऐसे रखा हुआ होगा, सोर्स चार्ज प्लस Q, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल ली होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर है, इस साइड में है। ठीक, इस पर चार्ज फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन भी इसी साइड में होगा। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, वो लगता है F बराबर QE। और अगर यहाँ से E निकालते हैं तो बनता है फार्मूला E बराबर F/Q। इतना क्लियर है। ठीक है, इसका दूसरा फार्मूला बनता है, वो होता है यहाँ पर, मान लो ये सोर्स चार्ज। ठीक है, और इस पर एक यूनिट चार्ज यानी कि एकांक आवेश लेके आए, जो इससे कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में, R की फॉर्म में जब फार्मूला बनाओगे तो वो बन जाएगा E बराबर KQ/R²। क्लियर। देखो, फार्मूले अगर समझ के पढ़ोगे लिखोगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल को अप्रोच कर पाओगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल भी नहीं समझ में आएंगे, और फार्मूले अगर नहीं समझ में आए तो न्यूमेरिकल भी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो फार्मूलों को समझ लो। इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव, ये क्या होता है, P बराबर Q × 2L। विद्युत द्विध्रुव बताया था मैंने, दो आवेश होंगे, दो चार्जेस होंगे, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, उनके बीच की डिस्टेंस अगर 2L है तो उसमें से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखोगे Q और उनके बीच की डिस्टेंस 2L लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल निकालोगे, विद्युत द्विध्रुव निकालोगे। इसके बाद है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, या फिर इसको बोलते हैं इंड ऑन और 10A ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन ही बोलते हैं, या अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, ये बोलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये इस तरीके से आ जाता है कि इंड ऑन स्थिति पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, या अनुदैर्ध्य या 10A की स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ ना हो जाना, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो फार्मूला ड्राइव होगा उसका फार्मूला होता है ये E वेक्टर बराबर 2KP/R³। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए यहाँ पर हमने वेक्टर लगा दिया है। इसकी भी डायरेक्शन होती है, इसलिए यहाँ पर तुम n लिख सकते हो। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा लिख दिया मैंने, इसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव की दिशा की ओर होती है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। डेरिवेशन में समझाया मैंने, तो लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। जो डायपोल की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पर निकालते हो, अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, एक्सियल लाइन पर निकालते हो। फिर दूसरी बात आती है यहाँ पर, क्वेश्चन फार्मूला नंबर 9 है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन आर ब्रॉड साइड आर 10B पोजीशन। ठीक है, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ अथवा 10B स्थित, ये तीनों नाम एक ही हैं, ध्यान रखना। बस निरक्षीय और इक्वेटोरियल लाइन वहाँ पर यूज़ होता है न्यूमेरिकल पोर्शन में। ठीक है, ज़्यादातर यूज़ होता है तो हम लोग को यही याद रहता है, लेकिन इसके दो और नाम हैं। ठीक है, ब्रॉड साइड्स 10B पोजीशन, अनुप्रस्थ अथवा 10B स्थित। तो E बराबर हो जाएगा KP/R³। ठीक है, और इसके जो डायरेक्शन होता है वो डायपोल की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। तो लिखा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, जो विद्युत द्विध्रुव होगा, जो उसकी दिशा होगी, उसके उल्टी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, दिशा होगी। इसके बाद इन दोनों में जो रिलेशन होता है E एक्सियल बराबर होता है 2 इक्वेटोरियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अच्छे स्थिति पर होगी वो बराबर किसके होगी, 2 गुणे E निरक्षीय स्थिति पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर फार्मूला देखते हैं, ये फार्मूला नंबर 11 है। डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल
वो फार्मूला होता है टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको जब ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा पी ई साइन थीटा। फिर लिखा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क यूज टू राइट हैंड रूल। अब यहाँ पर तुम समझोगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। राइट हैंड जो रूल होता है उसमें देखोगे कि हम जब डाइपोल पढ़ रहे थे, टॉर्क पढ़ रहे थे, जब टॉर्क कहाँ पर, जब डाइपोल को कहाँ पर रखते थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो उस पर एक फोर्स लगता था जो टॉर्क को प्रोड्यूस कराता था। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे। अब यहाँ पर क्या रख दिया मैंने, ये डाइपोल। इस तरीके से हमने डेरिवेशन कराया। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लगता था, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, और एक फोर्स इधर लगता था। ठीक, फोर्स है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज होता था, यहाँ पर प्लस चार्ज होता था। ठीक, और इसमें जो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये ऐसे घूमेगा, ऐसे। ठीक, तो डाइपोल कैसे है, यानी कि पी की डायरेक्शन ये है तुम्हारे पास और ई की डायरेक्शन ये है तुम्हारे पास। अब देखोगे पी ई की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, जब पी ई की तरफ आएगा तो तुम यहाँ पर राइट हैंड रूल लगाओगे। राइट हैंड रूल को इस तरीके से रखोगे। ये मान लो पी है तुम्हारे पास और ये ई है। ठीक है, तो अगर पी ई की तरफ आ रहा है, पी ई की तरफ आ रहा है, तो रखा कैसे है, ये ऐसे रखा है, ये पी ई की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, वो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो ये इस तरीके से बनेगा। ये डायरेक्शन किसका बन जाएगा, पी क्रॉस ई का। ठीक है, तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग लगाओगे। जब पी ई की तरफ आ रहा होगा तो इसका डायरेक्शन, जो पेज है, पेपर है, वो नीचे की तरफ होगा और वो परपेंडिकुलरली होगा, यानी कि लंबवत होगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं फार्मूला नंबर 12, जिसमें इसमें था रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका लिखा दे रहा हूँ, आवेश घनत्व, और ये था तुम्हारा आयतन आवेश घनत्व, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक, आवेश घनत्व इसमें था रेखिक आवेश घनत्व में, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा बराबर Q/L होता है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती थी कूलाम पर मीटर होती थी, इसकी जो यूनिट होती थी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब होती थी। ये सिग्मा बराबर Q/A होता था, ये रो बराबर Q/V होता था। ठीक, इसके बाद विद्युत फ्लक्स देखते हैं। विद्युत फ्लक्स बराबर होता है फाई बराबर होता है E.dA वेक्टर। ठीक है, इसको जब ओपन करोगे dA cos थीटा बन जाएगा। गॉस लॉ क्या कहता है, फाई बराबर Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मटेरियल में जितना भी चार्ज होगा उसका नेट चार्ज, उसको जब एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दोगे तो वहाँ पर उसका फ्लक्स निकल आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है फील्ड इंटेंसिटी फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आवेशित चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनती थी, E बराबर λ/2πε0r। इसमें एन कैप क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, इसीलिए यहाँ पर एन कैप लिख दिया जाता है। ये डायरेक्शन को शो करता है सिर्फ। ठीक है, बाकी फार्मूला तो इतना यूज़ होता है, λ/2πε0r। ठीक, क्वेश्चन नहीं, फार्मूला नंबर 16 देखो यहाँ पर। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज बॉडी, गोलीय आवेशित पिंड के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें 3 कंडीशन होती थी। एक होता था आवेशित गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, आवेशित गोले के सतह पर, और एक होता था आवेशित गोले के अंदर। ठीक है, तो स्फीयर होता था, उसके बाहर और उसके सरफेस पर और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो। तो वहाँ पर जो आउटसाइड द स्फीयर होता था, गोले के बाहर, वो होता था E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब ये इस तरीके से बनता था कि यहाँ पर स्फीयर होता था, स्फीयर पर चार्जेस होते थे, और इसके आसपास हम एक स्फेरिकली गॉसियन सरफेस मान लेते थे। ठीक है, गोलीय जो है गॉसियन क्या कहते हैं उसको, एक सतह मान लेते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट P होते थे, जो होता था जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस R रखता था, उसके लिए जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती थी बाहर की तरफ, गोले के बाहर की तरफ, वो होती थी 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और जब सतह पर देखोगे सरफेस पर, तो E बराबर होता था 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्मॉल r से इस r को रिप्लेस कर देंगे, ये फार्मूला बन जाएगा कहाँ पर, इसके सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इन द स्फीयर, गोले के अंदर। तो गोले के अंदर क्या होता था, E 0 होता था, क्योंकि वहाँ पर चार्जेस नहीं होते थे। ठीक है,
फिर फार्मूला नंबर 17 देखो, फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट चार्ज थिन शीट। इनफाइनाइट चार्ज थिन शीट के लिए क्या आता था, एक समतल अनंत आवेशित शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो होती थी ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप सिर्फ डायरेक्शन देता है, इससे तुम घबराना नहीं, ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, बाकी फार्मूला मेन यही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आर वर्क डन ड्यू टू चार्ज, विद्युत स्थितिज ऊर्जा या आवेश के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसका फार्मूला यूज़ होता है न्यूमेरिकल पोर्शन में, तो हम सिर्फ फार्मूला बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है या किस तरीके से इसको समझोगे, इमेजिनेशन कैसे इसकी क्लियर करोगे, तो यहाँ पर मान लो एक प्लस चार्ज है, ठीक है, इससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, मतलब जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पर एक एकांक आवेश है। अब इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी कोई जो है एक बाउंड्री होगी कि यहाँ तक हमारी लाइंस जा रही हैं। अब यहाँ पर से इसको उठा के जब यहाँ पर लाओगे, ठीक है, तो ये इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव, इसका भी नेचर कैसा, पॉजिटिव। तो जैसे ही इसको उठा के यहाँ पर लाओगे, इस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा। अब जैसे इसको यहाँ पर ला के छोड़ोगे, इसके अंदर मान लो इस पॉइंट पर ले, पॉइंट बी पर ले, और इसको जैसे ही छोड़ोगे तो वैसे ही जैसे छोड़ोगे ये चार्ज फिर इस बाहर फेंक देगा, इसको बाहर की तरफ फेंक देगा, ठीक है। तो मतलब जो तुम इस पर फोर्स लगा रहे हो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। जैसे ही इस चार्ज को यहाँ पर लाओगे क्यू नॉट को, इस पर एक फोर्स लगने लगेगा बाहर की तरफ, और जब फोर्स लगेगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि विस्थापन होगा, जिसकी वजह से इसमें वर्क डन होगा, जिसको कार्य बोलेंगे। और उस कार्य की वैल्यू यानी कि वर्क डन जो आएगा वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज में कंजर्व हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, और उसका फार्मूला बनता है W बराबर U K Q1 Q2 अपन R, ठीक। और इसमें जो Q1 Q2 की जो वैल्यू लोगे, लिखा है वैल्यू ऑफ चार्ज टेकन विद साइन, यानी कि आवेश का मान चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस चार्ज है, और इस आवेश का भी चार्ज कैसा है, सॉरी नेचर कैसा है, पॉजिटिव। तो दोनों Q1 Q2, इसको Q1 मानोगे और इसको Q2 मानोगे, दोनों को साइन के साथ रखोगे। अगर मान लो ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता, तो यहाँ पर Q1 क्या हो जाएगा, माइनस Q, और Q2 क्या हो जाएगा, Q नॉट, ठीक। साइन के साथ इसमें वैल्यूज रखनी है, उसके बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन तुम निकालोगे, ठीक है। बाद में इसको न्यूमेरिकल करके समझाएंगे। ओके, थैंक यू।